चलें जी, हम आज अपना जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। आज बेसिकली हमने दो फिलोसफर्स पढ़ने थे क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम और चीज़ों को सामने रखते हुए और जो नंबर ऑफ़ क्लासेस हैं उनको सामने रखते हुए उस पेज से हम चल रहे थे। लेकिन ये है कि इस वीक में हम एक की फ़िलासफ़र अभी ये आज वाला पढ़ेंगे और बाकी हम नेक्स्ट वीक से हम फिर स्टार्ट करेंगे ताकि आप इन तीनों फिलोसफर्स को अच्छे से कर सकें। और रिकॉर्डिंग इसी वजह से मैं ग्रुप में आपको भिजवा देता हूँ ताकि आपको बाद में कोई जो अंडरस्टैंडिंग में इशू हो या फिर उसको समझ ना आ रही हो आप उसको दोबारा चाहे वो कर सकें। मज़ीद ये है कि आप स्लाइड्स को पढ़ें और स्लाइड्स में अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो आप उसको सिंपली अंडरलाइन कर लें और उसको बाद में मुझसे पूछ लें या नेक्स्ट क्लास में आप जो है वो पूछ लें। बट ये है कि एक सर्टन पेस जो है उसको हमें लेके चलना पड़ेगा क्योंकि हमने सिलेबस भी कंप्लीट करना है और उन चीज़ों को भी हमने साथ साथ देखना है। सो हमने बेसिकली दो फिलोसफर्स पहले पढ़े थे। एक आपके पास प्लेटो था और प्लेटो की मोर और लेस जो बात थी वो दो तरह से वो आपके पास कर रहा था। एक उसकी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स थी और दूसरा वो बात कर रहा था आपके पास नॉलेज की, कि जो नॉलेज है वो आपके पास जो फिजिकल वर्ल्ड है उसमें रियल नहीं है। इंस्टेड ऑफ दैट जो आपके पास नॉन टेंजिबल वर्ल्ड है जिसे वो आइडियल वर्ल्ड की बात करता है या फिर रियल वर्ल्ड की बात करता है, वहाँ पे आपके पास जो नॉलेज है वो रियल है। लेकिन जो अरिस्टोटल ने बात की थी वो कैटेगोरिकली उसके ऑपोजिट था। उसने कहा कि आपके पास हर चीज़ की कॉजेज होती हैं, चार कॉजेज की हमने बात की थी। और उसने कहा था कि इस दुनिया में जो हमारे सामने फिजिकल वर्ल्ड है यही रियल है, यानी नेचर की बात की थी। और उसके बाद नॉलेज वो है जो हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज है और थ्योरेटिकल नॉलेज है, यानी हम सेंसरी एक्सपीरियंस से प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल करते हैं और उसकी इम्पोर्टेंस को हम डिनाई नहीं कर सकते। और आपके पास जो दूसरा नॉलेज है वो थ्योरेटिकल नॉलेज होता है और वो आपका बुक्स वगैरह में या आपको रैशनली सोचने पे मिलता है। सो ये बेसिकली एक समरी है दोनों फिलोसफर्स की। आज हम फिलोसफर जो पढ़ेंगे ये मॉडर्न फिलोसफर्स हैं, 17 सेंचुरी के, 18 सेंचुरी के। और इनके टाइम पे क्या था, आपके पास साइंस फुली डेवलप हो चुकी थी, साइंटिफिक थॉट लोगों में आ रही थी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपके पास कि हम नॉलेज की जो बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म है उस तक कैसे पहुंच सकते हैं, ये- या कैसे आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपके पास सर्टेनिटी, सर्टेनिटी क्या होती है कि आपको कोई शक नहीं रहता किसी चीज़ में। और किस तरह आप जो एक नॉलेज है उसके अंदर जो लूप होल्स हैं उस तक पहुंच सकते हैं। तो पहला जो की प्रिंसिपल आपके पास इंट्रोड्यूस करवाया था वो था डाउट एज अ की टू सर्टेनिटी, कि यू मस्ट स्टार्ट doubting everything around you in order to reach the true knowledge। फिर इसने डुअलिज्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। अब इसमें जो हम एक चीज देखते हैं, डिकार्ट पे आपके पास उसके एनवायरनमेंट का बहुत इम्पैक्ट था। रेनेसांस जो है वो आपके पास स्टार्ट होती है रीबर्थ ऑफ नॉलेज 18 सेंचुरी में, 17 सेंचुरी में, 19 सेंचुरी में यूरोप में एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया था और मैथमेटिकल सर्टेनिटी जो थी वो ज़्यादा हो रही थी। मैथमेटिकल सर्टेनिटी क्या थी कि 2+2। और वो मैथमेटिकल मेथड यानी डिडक्टिव मेथड हमने जो कल देखा था कि
he is a mortal, all humans are mortal, then that means that he's a human. यानी एक चीज से हम दूसरी चीज पे हम क्या करते थे, हम जा रहे थे। अच्छा, आज पेस ठीक है या इससे भी और जरा कम कर दें इसको? सर ठीक है आज। चले। सो ये क्या था आपके पास, यानी दो चीजें। एक तो हर चीज को किस तरह से देखा जा रहा था, साइंटिफिक स्टडी के थ्रू देखा जा रहा था। और दूसरा उसमें जो मैथ्स है, यानी फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, तो इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव किया जाएगा? तो वो कहता है कि इसको डाउट करना स्टार्ट कर दो आप। क्या मैं एक इंसान हूँ और मेरे अच्छे की डेफिनेशन क्या है? सो इस तरह से जब मैं एक डिडक्टिव रीजनिंग के साथ चलता रहूंगा, तो आपके पास एक एक ट्रू नॉलेज की बेसिस पे पहुंच जाऊंगा। फिर क्या था, डिकार्ड के टाइम पे आपके पास रिलीजियस एंड पॉलिटिकल टर्मोइल था। अब सारे जो उस मिडीवियल एक एक जो थॉट थी, स्कॉलिस्टिक जो थिंकर थे, वो लॉजिकल एनालिसिस और सिस्टमेटिक आर्गुमेंटेशन उसके खिलाफ थे। पाकिस्तान में और इसको मनाती है 4 अगस्त को हर साल एंड खरीदा है। ठीक है, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है। करने कितना है माइक और नेल्सन मंडेला समन, डे। ठीक है। जब वहां पे सारे अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, जैसे आज हम देखते हैं कि हर कोई अपनी उसके पास एक एक थॉट प्रोसेस है या अपने आर्गुमेंट्स हैं। सो ही हैड दिस डिजायर फॉर सर्टेनिटी, कि वो अब उसने अपनी अपने इर्द गिर्द हर चीज को डाउट करना स्टार्ट कर दिया। और इसकी एक बड़ी फेमस टर्म है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूँ इसी वजह से मैं हूँ। ठीक है। अब इसकी हम की डोमेन्स की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले आपके पास जो मेजर टेनेट है इसकी फिलॉसफी का, वो है मेथडोलॉजिकल डाउट। ये क्या था आपके पास, एक मेथड के थ्रू डाउट करना है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि आपके पास एक बॉक्स ऑफ थिंग्स है। ठीक है। उस बॉक्स को आप क्या करो, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करो, और फिर उसके बाद उनको डाउट करना स्टार्ट कर दो। ठीक है। जब आप डाउट करना स्टार्ट कर दोगे, तो हर एक चीज को रेडिकली आप डाउट करो। और उसके बाद क्या करो कि जब ईच एंड एवरीथिंग उसके बारे में आप श्योर हो जाओ, तो फिर उसको इकट्ठा कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, आई बिलीव इन दिस थिंग, आई बिलीव इन दिस थिंग। तो इन तीनों चीज़ों को अलग अलग आप क्या करें, डाउट करें। देन उसके बाद क्या करें कि आप जो है वो सिस्टमेटिकली जो है वो पहुंच सकते हैं। जैसे दिस मेथड एम टू एस्टेब्लिश a foundation of certain knowledge upon which to build his philosophical system. I think, therefore I am। यानी इस पे एज इट इज क्वेश्चन भी आ सकता है, कोगीटो अर्गो। वो कहता है कि इट इज द मोस्ट फेमस कंक्लूजन derived from his methodological doubt asserts that act of doubting one's existing is itself proof of one's existence। वो कहता है कि हो सकता है कि हम एग्जिस्ट ही ना करते हो सकता है कि हमारा ख्वाब हो, लेकिन हम एग्जिस्ट करते हैं इस वजह से क्योंकि हम जो है वो डाउट कर रहे हैं। He argued that even if everything else could be doubted, the fact that he was thinking and doubting implied that he must exist as a thinking being। अब इसका मतलब है कि ये भी तो हो सकता है ना, हम अपनी एग्जिस्टेंस को डाउट करें। तो वो कहता है कि हमारी एग्जिस्टेंस को डाउट इस वजह से नहीं किया जा सकता, बिकॉज हम तो वो हैं जो हम सोच रहे हैं। अगर हम सोच रहे हैं, कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम एग्जिस्ट करते हैं। नाउ हमें क्या है कि अपने इर्द गिर्द चीज़ों को डाउट करना चाहिए। सो यहाँ से क्या है कि ही मूव टुवर्ड रैशनलिज्म। ठीक है। हु बिलीव्ड ही वाज अ रैशनलिस्ट फिलोसफर। अच्छा, रैशनलिस्ट कौन होता है?
फायजा आप बताएं, रैशनलिस्ट फिलोसफर कौन होता है? फायजा बताएं। मैरीन आप बताओ। फायजा, मैरीन। अच्छा, आप लोग क्लास में हैं ही नहीं, सुन ही नहीं रहे। हैंड रेज करें, जो इस टाइम पे अभी क्लास में है और क्लास सुन रहे हैं, हैंड रेज करें सारे जो क्लास में एक्टिव हैं। अगर आप क्लास इस तरह जो नहीं लेगा ना, तो मैं नेक्स्ट क्लास से ये कर दूंगा कि रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी आप लोगों को, अगर क्लास में आप इस तरह से पार्टिसिपेट नहीं करें, क्योंकि मैं फेसेस तो आपके देख नहीं सकता। ठीक है। और इस तरह से अगर आपने क्लासेस लेनी है तो मैं रिकॉर्डिंग जो है वो बंद करवा दूंगा। हैंड रेस करें, सिर्फ 9 लोग हैं जो इस टाइम पे क्लास में हैं। विकास, ये जिन्होंने हैंड रेस नहीं ना किया, इनके नाम नोट करो, इनको रिकॉर्डिंग जो है वो पासवर्ड लगा देना है, और पर्सनली जो देगा उसको देना है सिर्फ। ठीक है ठीक। सर, नोटेड। नोटेड सर। हाँ जी। अच्छा जी। तो so he was a rationalist philosopher. He believed that world of knowledge of external world and metaphysical truths, metaphysical truth कौन से हमारी existence के बारे में, could be discovered through reason and deduction rather solely through sensory experience। यानी उसने कहा था कि आपके पास अगेन, ये आपके पास एक रैशनलिस्ट फिलोसफर था, और एक और रैशनलिस्ट कौन था आपके पास? प्लेटो था। He argued for existence of innate ideas and innate knowledge which he believed were implanted in the mind by the god। तो यहाँ से हमें किसकी जो एक रेप्लिकेशन ऑफ आइडियाज नजर आती है, प्लेटो की नजर आती है। वो कहता है कि आर्ग्यूड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इन्नेट आइडियाज। इन्नेट आइडियाज क्या होते हैं? जो पहले से आपके पास मौजूद होते हैं। एंड इन्नेट नॉलेज विच ही बिलीव्ड वर इम्प्लांटेड इन द माइंड बाय द गॉड। He also formulated several arguments for the existence of God, जिसमें including the ontological argument that the very concept of God implies his existence, and cosmological argument which argues from the existence of contingent bodies to the existence of necessary beings। अब इन दोनों को सिंपल करके आपको समझाता हूँ। वो कहते हैं कि आपके पास हमारा होना ही इस बात की दलील है कि खुदा आपके पास मौजूद है। ठीक है। हमारा होना इस बात की दलील है कि खुदा मौजूद है, कोई ना कोई तो है जो इस चीज को चला रहा है आपके पास। दैन उसके बाद वो कहता है कि कॉन्टीजेंट बीइंग्स, यानी किसी भी चीज के लिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे लिए कुछ चीजें हैं जो हमारे लिए एग्जिस्ट करती हैं, और हम भी किसी के लिए एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या है कि हर, जिसे हम कहते हैं ना कि हर चीज की कोई ना कोई रीजन होती है। सो हमारे एग्जिस्ट करने की रीजन जो है वो गॉड है, उन्होंने हमें बनाया है। ठीक है। सो इस तरह से उसने क्या किया कि आपके पास दो आर्ग्यूमेंट से इस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश की कि गॉड डज एग्जिस्ट। ठीक है। फिर माइंड बॉडी इंटरेक्शन, उसने कहा कि प्रॉब्लम ऑफ हाउ एन इमटेरियल माइंड कैन इंटरेक्ट विद मटेरियल बॉडी। अब उस टाइम पे जो आपके पास एक बड़ा मसला चल रहा था वो ये था कि माइंड और बॉडी आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं। तो उसने एक आइडिया दिया कि एक पीनियल ग्लैंड होता है ब्रेन में, जहाँ से ये माइंड जो है वो पूरी बॉडी को इंट्रैक्शन
सॉरी, पूरी बॉडी को डायरेक्शंस देता है। उससे पहले जो आपके पास सारे के सारे फिलोसफर्स थे, वो ये समझते थे कि माइंड एक अलग एंटिटी है और बॉडी एक अलग एंटिटी है। ठीक है, अब आते हैं जी इसका कोगिटो अर्गो सम क्या है। ठीक है, या फिर इसका जो थ्योरी ऑफ नॉलेज क्या है, ये किस तरह से ये सर्टेनिटी पे पहुंचता है। सबसे वही अगेन वो डाउट की बात करता है, सिस्टमैटिक डाउट टू चैलेंज द सर्टेनिटी ऑफ ऑल बिलीव्स इन एमिंग टू एस्टैब्लिश अ फाउंडेशन ऑफ इनडाउटेबल नॉलेज। ठीक है जी, उसके बाद क्या है आपके पास, ही डाउट्स sensory perception including the reliability of senses in providing accurate information about the external world। तो इसे वो कहता है कि आपके पास यूनिवर्सल डाउट। तो यानी इसने किसके आर्गुमेंट को रिफ्यूट किया, एरिस्टोटल के। जी, हमें कहा एरिस्टोटल के आर्गुमेंट को रिफ्यूट किया। तो उसमें वो कहता है कि हो सकता है, दूसरा इसका जो स्टेप है वो कहता है हो सकता है कि लेट्स इमेजिन कि यू आर ड्रीमिंग। ठीक है, that all this experience could be illusions created by dreams casting doubts on the reliability of sense perception। ठीक है, वो कहता है कि देन वो कहता है कि आपके पास जो डिसीविंग गॉड और इविल डेमन डाउट है, deliberately misleading him, raising doubts about the reliability of even his most fundamental beliefs। कोई इवल एक है, वो क्या कर रहा है कि आपको वो उसके फंडामेंटल बिलीफ्स जो हैं उनको कर रहा है। वो कहता है कि अब इस सारे जो प्रोसेस है, इसे हम इनडाउटेबल आपके पास जो है वो कैसे पहुंच सकते हैं, जब हम हर चीज़ को डाउट करना स्टार्ट कर देंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर ओन एग्जिस्टेंस। ठीक है, सो ये सारे के सारे क्या हैं, इसके मेजर पॉइंट है। ठीक है, सब अब आते हैं थ्योरी ऑफ नॉलेज पे, कि इसकी थ्योरी ऑफ नॉलेज क्या है, किस तरह से नॉलेज कहता है। थी स्टडी ऑफ नॉलेज को क्या कहते हैं जी, स्टडी ऑफ नॉलेज या थ्योरी ऑफ नॉलेज। गुड। अच्छा, थ्योरी ऑफ नॉलेज वो कहता है कि आपके पास थ्रू द कोगेटो आर्ग्यूमेंट डिकार्ट क्या करता है, एस्टैब्लिशेस द एग्जिस्टेंस ऑफ थिंकिंग सेल्फ। मतलब हमारी अपनी एग्जिस्टेंस को वो क्या करता है, जस्टिफाई करता है। ठीक है, तो वो कहता है सर्टेनिटी ऑफ कोगेटो serves as the starting point from where Descartes seeks to rebuild his system of knowledge। वो कहता है कि हमें, अब देखें ना, जब आपने हर चीज को डाउट करना स्टार्ट कर दिया, हर चीज को आप ये कह रहे हैं कि एवरीथिंग जो है उसको हमें डाउट करना चाहिए, तो इसका मतलब है कि उसने बुनियाद क्या रखी है कि आप अपने आप से स्टार्ट करें। ठीक है, फिर उसने अगली जो बात की वो थी फाउंडेशनलिज्म। डिकार्ट का जो एक ये प्रोसेस था, lays the groundwork for the foundationalist epistemology where certain indoubtable truths serve as the foundation upon which all other knowledge is built। यानी उसने एक नई फाउंडेशन की बात की, और उस फाउंडेशन के मेन टेनेट्स कौन से थे, क्लैरिटी एंड डिस्टिंक्टनेस। दैट वो कहता है कि हमें asserts that ideas that are clear and distinct are more likely to be true, providing a criterion for determining the reliability of the knowledge। कि हमें नॉलेज की रिलायबिलिटी कब पता चलेगी, जब हम क्लैरिटी और डिस्टिंक्टनेस के साथ देखेंगे चीज़ों को। एंड द लास्ट इसमें जो इस स्लाइड पे जो पॉइंट लिखा हुआ है, दैट इज मैथमेटिकल सर्टेनिटी। कि हमें हर चीज़ को, अगर हमने एक कंक्लूजन, एक 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 आपके पास सर्टन कंक्लूजन, सर्टन नॉलेज तक पहुंचना है, तो हमें मैथमेटिकल सर्टेनिटी की ज़रूरत है। क्या मैथमेटिकल ट्रूथ्स क्या होते हैं, क्लियर एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, दैट आर बियॉन्ड डाउट। ठीक है जी,
Then he talked about demonstrative reasoning, the importance of demonstrative reasoning, which relies on clear and distinct perception to establish certain knowledge, कि हमें जो अपनी रीजन है उसके थ्रू हमें ईच एंड एवरी जो कंपोनेंट है उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे वो कहता है कि इंटेलेक्चुअल इंस्टीट्यूशन कैन बी नोन कैन बी यूज्ड एज to to know about certain truths independent of sensory experience। ठीक है, कि सेंसरी एक्सपीरियंस को हमें साइड पे करके उस इंटेलेक्चुअल इंट्यूशन को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अंदर क्या होते हैं, हमारे माइंड में पहले से इन्नेट आइडियाज होते हैं। ठीक है, फ्रॉम बर्थ एंड सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर नॉलेज। अब यहां से वो लेके आता है गॉड गॉड का आर्ग्यूमेंट। वो कहता है कि आपके पास, और ये भी तो हो सकता है कि हम जो सोच रहे हैं वो गलत हो, तो वो कहता है कि हम इस वजह से ये गलत नहीं सोच सकते क्योंकि आपके पास गॉड एग्जिस्ट करता है, और गॉड कभी भी हमें गलत नहीं सोचने पे मजबूर करता। ठीक है, जैसे वो जो उसने प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करवाया, कैजुअल एडुकेसी प्रिंसिपल, दैट द कॉज ऑफ एन आइडिया मस्ट हैव एट लीस्ट एज मच रियलिटी एज द आइडिया इटसेल्फ। यानी वो कहता है कि वो जो आइडिया हमारे माइंड में आ रहा है वो इस वजह से ठीक है कि दैट इज कॉज बाय द गॉड। ठीक है, वो आइडिया जो हमारे माइंड में आया है इस वजह से ठीक है क्योंकि दैट इज कॉज बाय द गॉड। सो दैट इज द प्रोसेस कि जो आपके पास देखें यहाँ से स्टार्ट होता है। हम सेल्फ को डाउट करते हैं, अपने नॉलेज को जो है वो एपिस्टेमोलॉजिकल जो स्टार्टिंग पॉइंट है, हम कहते हैं कि नॉलेज को हमने डाउट करना स्टार्ट कर दिया। हमने एक नई फाउंडेशन रखी जिसके कंपोनेंट्स क्या थे, क्लैरिटी एंड डिस्टिंक्टनेस एंड मैथमेटिकल सर्टेनिटी। फिर हमने क्या किया, उसको डेमोन्स्ट्रेटिव रीजनिंग के साथ इंटेलेक्चुअल इंट्यूशन, इन्नेट आइडियाज और गॉड्स एग्जिस्टेंस, ये सारे के सारे पॉइंट्स के थ्रू हम क्या पहुंचे कि कैजुअल एडुकेसी प्रिंसिपल पे, कि वो हमारे जो आइडियाज हैं वो इस वजह से ठीक हैं क्योंकि गॉड जो है वो पीछे उनको बता रहा है। ठीक है, अब वो कहता है कि अब ट्रूथ क्या है। ठीक है, ट्रूथ वो कहता है कि अगर हमारा आइडियाज जो हमारे माइंड में है, वो रियलिटी के साथ मैच कर जाए, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, हमने क्या बात की थी कि हमने डिडक्टिव रीजनिंग में हमने ये बात की थी कि आपके पास जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है वो एग्जिस्ट करती है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वो कहता है सर्टेनिटी एज एब्सेंस ऑफ डाउट, कि ही डिफाइंस सर्टेनिटी एज द एब्सेंस ऑफ डाउट, suggesting that only ideas that are clear and distinct and cannot be doubted can be considered certain। और फिर अगेन वही जो हमने स्टार्ट में इसके मेन पॉइंट्स में बात की थी कि रेडिकल स्केप्टिसिज्म, रेडिकल स्केप्टिक क्या होता है, ऐसा बंदा जो हर चीज को डाउट करता है, क्वेश्चन द पॉसिबिलिटी ऑफ अटेनिंग सर्टेन नॉलेज अबाउट द एक्सटर्नल वर्ल्ड। देन he talked about फाउंडेशनलिस्ट एपिस्टेमोलॉजी, जो सारी की सारी इसमें आपके पास आती है। तो उसकी इसने क्या की थी, बुनियाद रखी थी आपके पास। नेक्स्ट इसका जो मेजर वर्क है दैट इज माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म। डिकार्ट जो है proposes a dualistic view of reality, asserting the existence of two distinct substances। ठीक है, ये माइक किसका ऑन है? वो कहता है कि टू डिस्टिंक्ट बॉडीज, ये माइंड, इसको हम कहते हैं रैशनलिज्म, द बॉडी। तो इसने क्या किया, बेसिकली इसने प्लेटो और एरिस्टोटल जो है दोनों के आइडियाज को इकट्ठा कर दिया। ठीक है, यानी प्लेटो ने किस पे बात की थी, प्लेटो ने किस पे बात की थी आपके पास, क्या रियल है, यानी माइंड हमारा क्या है, रियल है। और एरिस्टोटल ने क्या किसकी बात की थी, बॉडी की बात की थी आपके पास। तो इसने उन दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया। अकॉर्डिंग टू कार्ट द माइंड एंड बॉडी आर फंडामेंटली डिफरेंट इन नेचर विच ईच पोजेसिंग यूनिक प्रॉपर्टीज एंड एट्रीब्यूट्स।
जैसे वो कहता है डिकार्ट फेमस स्टेटमेंट आई थिंक देयरफॉर आई एम highlight the dualistic nature of human existence, where the thinking mind, res cogitans, is distinct from extended body, ठीक है, res extensa। तो इसने क्या किया, I think, therefore I am। I think refers to the thinking mind, I am the existence of that particular body। अब वो कहता है कि इसमें ड्यूलिज्म में वो आगे बात लेके चलता है, वो कहता है कि डिफाइंस द माइंड और सोल एज द थिंकिंग थिंग characterized by consciousness, thought and self awareness, वही innate ideas। ठीक है। सो यहाँ पे आप देखें थोड़ा सा ना उनकी माइंड या उनकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो चेंज हो गई हैं, लेकिन वो कंटेंट जो हमने पहले पढ़ा है वही आपके पास सेम है। ठीक है। वो सेल्फ अवेयरनेस की बात करता है। द एक्सटेंडेड थिंग, वो कहता है द बॉडी ऑन द अदर हैंड इज डिफाइंड एज द एक्सटेंडेड थिंग possessing spatial dimensions and being subject to physical laws। माइंड आपका थिंकिंग थिंग है, वो सोचता रहता है, वो चीज़ों के बारे में ओपिनियंस बनाता है, वाइल आपके पास जो एक एक्सटर्नल बॉडी है जो क्या है आपके पास के वो स्पेशल डायमेंशंस, ठीक है, और सब्जेक्ट टू फिजिकल लॉज है, वो क्या करती है कि हमारे इर्द गिर्द आपके पास एग्जिस्ट करती है। जैसे हम आपके पास देखते हैं कि वो बॉडी का मैस भी होता है, उसकी डायमेंशंस भी होती हैं। तो वो कहता है कि इन दोनों के दरमियान जो कॉरेस्पॉन्डेंस होती है या जो इंटरेक्शन होता है उसे हम कहते हैं इंटरेक्शनिज्म। कि वो जो पीनियल ग्लैंड है, स्मॉल स्ट्रक्चर इन ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग देयर एक्टिविटीज। ठीक है। वो कहता है, लेकिन वो यहाँ पे ये भी बात करता है कि हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ये क्या है कि आपके पास हमारा जो कॉन्शियसनेस है, जो सोचने का प्रोसेस है, जो चलने का है, इन दोनों के मिल के, यानी माइंड अगर नहीं होगा और बॉडी होगी तो भी काम नहीं होगा, और बॉडी होगी और माइंड नहीं होगा तो आपके पास क्या होगा कि दोनों पॉसिबल नहीं है। सो वो कहता है कि एक यूनिफाइड होल बनाते हैं विद मेंटल एंड फिजिकल इवेंट्स अकरिंग इन हार्मनी। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ तक कोई समझ ना आई हो आपको, या कोई पॉइंट जो आप दोबारा रिपीट करना चाहें? सबको क्लियर है यहाँ पे? तायरा आप बताओ अभी तक क्या पढ़ा है हमने? सर अभी तक हमने उसकी थ्योरी ऑफ नॉलेज के बारे में पढ़ा है, और अभी हमने मतलब किया है कि किस सादिया आप बताएं, सादिया क्या पढ़ा है अभी तक हमने? अस्सलाम वालेकुम सर। हमने डिकार्टी को पढ़ा है, वो कहते हैं ट्रू नॉलेज अटेन होगा जब हम हर चीज को डाउट करेंगे, और इसकी थ्योरी ऑफ नॉलेज है, और वो कहता है कि गॉड एग्जिस्ट करता है, इसलिए मतलब हमारे आइडियाज इसीलिए ठीक है क्योंकि गॉड एग्जिस्ट करता है। और थ्योरी ऑफ ड्यूलिज्म में इसने प्लेटो और एरिस्टोटल दोनों को मिक्स किया, एक बॉडी पे भी और माइंड पे भी दोनों चीजें एग्जिस्ट करती है। चलो ठीक है जी, गुड। सो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अगला आता है कार्टीसियन ड्यूलिज्म। ठीक है। सो इस सारे को रेफर करता है कार्टीसियन ड्यूलिज्म पे, कि जो एक कार्टीसियन मेथड है, कि आपके पास रेने डिकार्ट जो उसका लैटिन नेम था उसमें भी अगर आ जाता है तो आपने यही लिखना है। फिर इसमें आप देख सकते हैं कि जो मैथमेटिक्स का इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा है। माइंड इज akin to an immaterial thinking substance similar to mathematical entities। ठीक है। उसके बाद माइंड और बॉडी के दरमियान जो डिस्टिंक्शन है वो क्लियर और डिस्टिंक्ट आइडियाज विच आर द फाउंडेशन ऑफ नॉलेज, उससे देखा जा सकता है कि यानी हमारी जो सेंस और आइडियाज एक ड्युअलिटी एग्जिस्ट करती है, वो किस तरह से हमें पता चलती है, क्योंकि हमारे माइंड में इन्नेट आइडियाज होते हैं, वो बर्थ पे मौजूद होते हैं, नॉट डिपेंडेंट ऑन सेंसरी एक्सपीरियंस।
ठीक है। सो यहाँ से वो कहता है कि हमारे पास जो प्राइमरी सोर्स है इस ड्यूअलिज्म में वो क्या है, आपके पास माइंड है। ठीक है। वो कहता है कि आपके पास माइंड जो है वो मेन चीज है, जो इसमें कॉन्शियसनेस एंड थॉट जो है एज एसेंशियल टू ह्यूमन आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस। और इसी वजह से वो कहता है कि हमारे पास एक फ्रीडम ऑफ विल है, कि माइंड के पास ये विल है मेकिंग ऑटोनोमस डिसीजंस ऑफ फिजिकल डिटर्मिनिज्म। ठीक है। और माइंड जो होता है वो आपके पास क्या होता है, इममटीरियल होता है और इनडिविजिबल होता है। कि माइंड जो है वो आपके पास कैन नॉट बी रिड्यूस टू फिजिकल मैटर एंड इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम बॉडी। बेसिकली माइंड को, जो हमारा दिमाग है उसको वो नहीं देख रहा, बल्कि वो जो सोचने का प्रोसेस है, जो हमारा कॉन्शियसनेस है, उसकी वो बात कर रहा है। और वो कहता है वो इनडिविजिबल होता है, इसको पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है। माइंड कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। वो अगेन फिर वो वही बात करता है कि जिस तरह हमने पहले यूनिटी ऑफ कॉन्शियसनेस कहा था, यहाँ पे यूनिटी ऑफ सेल्फ है। ठीक है। Descartes believes in the unity of self, where the mind and body are integrated into a self-personal identity. फिर उसके बाद वो कहता है कि यहाँ पे एक हमारे पास ये प्रॉब्लम आ जाती है, that how an immaterial mind can interact with material body, known as mind body interaction problem। ठीक है। उसके बाद फर्दर वो बात करता है सब्सटेंस ड्यूअलिज्म पे, कि falls under the category of substance dualism which poses that existence of two ontologically distinct substances। कि अब हमने ऑन्टोलॉजी में क्या पढ़ा था, थ्योरी ऑफ बीइंग को पढ़ा था। तो यहाँ पे आपके पास बीइंग कितने हैं, यहाँ पे रियलिटीज कितनी है, आपके पास रियलिटीज कितनी है यहाँ पे, कौन बताएगा रियलिटीज कितनी है यहाँ पे। दो। एक क्या है आपके पास, माइंड, और दूसरी क्या है आपके पास, बॉडी। प्लेटो ने क्या किया था, प्लेटो ने भी यही बात की थी। और एरिस्टोटल ने किसकी बात की थी, एरिस्टोटल ने एक की बात की थी। तो इस वजह से इसका ड्यूअल एस्पेक्ट है, while there is mind or body are two aspect of same underlying reality। ठीक है जी। सो ये था आपके पास जो डिकार्ट था। तो आई गेस यहाँ पे आज हम एंड करते हैं। इस वीक में आप यही तीन फिलोसफर्स जो हैं पढ़ें, इनको अच्छे से समझें, ये लेक्चर दोबारा सुने, पहले जो हमारे ये चार लेक्चर हुए हैं। नेक्स्ट वीक में हमारा इंशाल्लाह जो पेपर ए है वो कंप्लीट हो जाएगा, और उससे अगले वीक में हम पेपर बी जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। पेपर ए कंप्लीट होगा तो आपका एक मॉक ले लूँगा, और पेपर बी के कंप्लीट होने पे आपका एक मॉक ले लूँगा। ठीक है जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन या कोई समझ ना आया? यार थ्योरी ऑफ नॉलेज यही है कि आप जब ये देखें ना, कि थ्योरी ऑफ नॉलेज में क्या है कि हमारा सेल्फ एग्जिस्ट करता है। यानी नॉलेज की बुनियाद क्या है, उसने इंडिविजुअल सेल्फ को कहा है। ठीक है। यार आइडियलिस्ट क्या होता है, कि आइडियलिस्ट जैसे आपके पास हसन, उसने प्लेटो ने बात की थी कि एक आइडियल वर्ल्ड एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे चीज़ें हैं। वो रैशनलिस्ट भी था और आइडियलिस्ट भी था। लेकिन यहाँ पे आप इसको कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसकी जो कैटेगराइज इसको किया जाता है वो एक रैशनलिस्ट फिलोसफर के तौर पे किया जाता है। ठीक है। सो इसकी नॉलेज जो है वकार अपना, वो कहता है कि एपिस्टेमोलॉजिकल स्टार्टिंग पॉइंट, कि वो कहता है सेल्फ से स्टार्ट होता है, फिर सेल्फ को आप डाउट करते जाएं, और जो इननेट आइडियाज़ हैं उनमें क्लैरिटी और डिस्टिंक्टिवनेस लेते हैं, किसके थ्रू, मैथमेटिकल सर्टेनिटी के थ्रू। और फिर क्या है कि आप डिमॉन्स्ट्रेटिव रीजनिंग, इंटेलेक्चुअल इंस्टीट्यूशन के थ्रू इननेट आइडियाज़ पे जाते हैं, और वहाँ से आप गॉड की एग्जिस्टेंस पे चले जाते हैं, और उसके बाद आप क्या एक ट्रूथ पे आ जाते हैं। फिर आपके पास ये सारी की सारी चीज़ें, यानी सर्टेनिटी एज एब्सेंस ऑफ डाउट, एडिकल स्केप्टिज्म एंड फाउंडेशनलिस्ट एपिस्टेमोलॉजी, यहाँ पे पहुँच के आप इसको रिदा सॉल्व पेपर में अभी आपको भेजूंगा। लेकिन अभी पहले आप इन चीज़ों को, जो चीज़ें अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, डोंट वरी। ठीक है जी। वो कहता है कि पीनियल ग्लैंड होता है, पीनियल ग्लैंड के थ्रू माइंड और बॉडी जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं।
ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आई गेस इज इट फाइन ना कि आज हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं, आप ये 3 जो है फिलोसफर्स अच्छे से कर लें। नेक्स्ट वीक में हम जो है वो, या फिर हम कल दोबारा क्लास रख के 1 2 और फिलोसफर्स कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।